हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पर्टिकुलरली सर्जरी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको कुछ पोर्शन में डिवाइड कराया जाता है। जैसे मैंने पर्टिकुलरली जनरल सर्जरी का एक मैंने यूनिट बनाई थी, आपने देखे होंगे उसके 2-4 लेक्चर। तो उसके अलावा मैंने शायद कैंसर वगैरह भी पढ़ते हैं, तो कैंसर की मैंने अलग यूनिट बना रखी है जिसमें सारे कैंसर आते हैं बकायदा। एक आध में सर्जरी के भी कैंसर कवर कर था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, थायराइड कैंसर हुआ, आपका ये न्यूरोलॉजी के कैंसर हुए, ये मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। तो हकीकत में अब हम बात करने वाले हैं सिस्टेमिक पोर्शन की। तो ये सिस्टेमिक एक तरीके से नया पोर्शन आ जाता है हकीकत में, जिसमें हम एक तरीके किसकी बात करेंगे। मेनली जो बात रहती है हमारी, वो रहती है दो पोर्शन की। एक रहती है हमारे एक तरीके से जीआईटी या उससे रिलेटेड जो भी पोर्शन होता है उसकी बात होती है, और उसके अलावा कहते हैं यूरोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है सिस्टेमिक का। ये दो ही पोर्शन आता है हमारे मेन रूप से, तो और कोई ऐसा खास पोर्शन आता नहीं है। ये दो पोर्शन है, फटाफट इस महीने में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ये दो पोर्शन यदि ख़त्म हो गए तो आप ये मान लीजिए लिवर सर्जरी हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हकीकत में जो मेन टॉपिक थे हकीकत में वो मैंने काफ़ी ज़्यादा जनरल सर्जरी कवर कर दिए थे। ये दोनों टॉपिक कवर होते ही लिवर हमारी सर्जरी ख़त्म होती सी दिखेगी। ये खींचिए। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके लेक्चर्स को कवर करेंगे। पर्टिकुलरली तो आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला पैनक्रियाज है। अभी हम सिस्टेमिक नहीं चल रहे हैं, जीआई में से ई से वजह से स्टार्ट होते, फिर हम एक तरीके से क्रम से आ जाएंगे, तो हम एक क्रम में टॉपिक अटेंड करेंगे। ये तो अब हम एक तरीके पैनक्रियाज हेपेटिक जो होता है एक तरीके से एक्स्ट्रा जीआई ऑर्गन होते हैं और जीआई से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें 2-3 लेक्चर रहेंगे उसके बारे में। इनके रिलेटेड मैं बता दूँ, फिर मैं बता दूँ कैंसर जो था इनमें भी जो भी कैंसर आएंगे, जैसे ये पैनक्रियाटिक होगा वो भी हम एक तरह उसके अलग अलग यूनिट रहेगी कैंसर की। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खासकर जो सर्जरी जब भी हम पढ़ते हैं हमारा फोकस कैंसर पे ज़्यादा चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के नाम पे काफ़ी बार वो LAQ बड़े एक तरीके से इस पोर्शन में आ जाता है। इसमें जैसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एक LAQ बना के याद रख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्लिनिकल केस भी मिल सकता है पर्सनली काफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी केस देख रखे हैं। पर्टिकुलर जब मैं था मुझे लगा था मैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में मिला रहेगा था, तो इसमें काफ़ी बार एब्डोमिनल पेन वगैरह लेके आते, तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से चला जाता है, जैसे एपिगैस्ट्रिक पेन के नाम पे। तो ये चीज़ तो काफ़ी बार केस होता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से आता है। तो यदि केस है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का, तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर आपको क्लिनिकल सेव नहीं पैसे एक एक शब्द एक एक हेडिंग डाल कर आपको उसे लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो लंबा ही आता है इसका। ये चीज़ें और जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे पैनक्रियाटिक डायवर्टिज्म, एन्युलर पैनक्रियास, थोड़ी बहुत याद रहता है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस और पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट। ये तरीके से 4-5 टॉपिकों की बातचीत करी जाएगी इस लेक्चर में। है सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये कॉन्जेनिटल रिलेटेड वो आता है पैनक्रियाटिक डायवर्टिज्म। पैनक्रियाटिक डायवर्टिज्म का मतलब नाम से समझ जाएगा कि इस तरीके से डबल ड्रेनेज हो रहा है इस में, जो कि आपको याद हो पैनक्रियाटिस का डेवलपमेंट बताया था मैं जब अनाटमी वाले लेक्चर हम कवर कर रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से डॉर्सल वर्ड होती है मेन पैनक्रियाटिस, तो वो डॉर्सल से फिर वेंट्रल वर्ड में चेंज हो जाती है। ये चीज़ तो इसमें क्या होता है हकीकत में, तो इसमें क्या होता है अब पर्टिकुलर जो नॉर्मल फ्यूजन होता है इसमें, जो बाद में जाके एक ही डक्ट बनती है हकीकत में, वो ऐसा नहीं हो पाती। इसमें हम क्या कहते हैं इस तरीके से 2 डक्ट रहती हैं, मतलब पर्टिकुलर ये तो बाइल डक्ट रहती है। इसमें एक तरीके से हमारा जो हेड होता है पैनक्रियास का या अनसीनियर प्रोसेस होता है वो जुड़ा रहता है, और ऊपर से दूसरा बॉडी टेल वगैरह वाला पोर्शन होता है वो दूसरा एक इसमें, जिसमें माइनर पेपिला होता है, मेजर पेपिला होता है। ये थोड़ा सा एनाटॉमी का एस्पेक्ट है। ये तो उसमें से दौड़ के दौरान डॉक्टर वो बनी रहती है हकीकत में, और उसमें एक तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती। इसके कारण क्या नुकसान हो सकता है, इसका नुकसान ये हो सकता है कि हकीकत में जो है एक तरीके से ड्रेनेज में दिक्कत आ जाए। तो ड्रेनेज में दिक्कत आ जाए हकीकत में, तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से ट्रीटमेंट के नाम पे ट्रीटमेंट करना भी होगा। तो इसलिए से ट्रीटमेंट के नाम पे करना पड़ेगा हमें एक तरीके से एंडोस्कोपिक स्फिंक्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। स्फिंक्टर है उसके तरीके से करना पड़ेगा, स्फिंक्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। ये और इसमें सिम्टम क्या रहेगा मेन इस तरीके से जो मैं बार बार अटैक हो सकते हैं हकीकत में उसके किसके एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए एक रिस्क फैक्टर जरूर रहता है। फिर हम आते हैं एनुलर पैनक्रियास पे। इसमें क्या एक तरीके से कवर तो करा, लेकिन उससे एक तरीके से गांठ बना दी बिल्कुल एकदम,
उसके लिए गांठ बना दी तो क्या होगा, इस तरीके से प्रॉपर जो है डिस्फेजिया होगा, क्योंकि इस तरीके से आगे चल के सामान है, आगे चल के जा ही नहीं रहा। तो अब आगे चल के सामान नहीं आया तो वो हकीकत में आगे से ऊपर से बाहर निकलेगा, नीचे से नहीं ऊपर से निकलेगा। क्या देखने को मिलेगी आपको, वॉमिटिंग देखने मिलेगी। वॉमिटिंग में देखेंगे तो ऊपर यदि स्टिंक्चरी बन गया तो ज़्यादातर उसने घेरा तो थोड़ी बहुत, नीचे टाइम जगह भी तो चाहिए बाइल मिलने के लिए, तो बाइल तो मिला ही नहीं, उसके ऊपर ही ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्या देखें, नॉन विलस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ये तो नॉन विलस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। डायग्नोसिस कभी भी हम इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन में इधर की साइड आ जाता है तो हमारा प्रॉपर जो ऑब्स्ट्रक्शन में जब भी डायग्नोसिस बनता है तो इन्वेस्टिगेशन जो जाती है हमारी इस तरीके से ERCP। इनमें ERCP किस किस के लिए इन्वेस्टिगेशन शॉप है, और एक तरीके से जो है हकीकत में जो और MRCP किस किस के लिए इन्वेस्टिगेशन शॉप है, ये ज़रूर याद रखना, ये जगह अलग से लिख के रख लेना ज़रूर, हकीकत में फ़ायदा रहेगा। तो उसमें जो पहला जो टॉपिक पढ़ा उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या जाती है, हमारी MRCP जा रही है, इसके लिए हमारी ERCP जा रही है। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, हकीकत में उसको जो बंद हिस्सा है उसको निकालेंगे, ऐसी बड़ी बात है। तो क्या करते हैं, डोडिनोस्टमी करते हैं। लाइक होने को तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में तो ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो फर्स्ट पार्ट को किससे जोड़ेंगे, थर्ड पार्ट से जोड़ देते हैं। बट ये काम रहता है हमारा। तो क्या आता है, डोडिनोस्टमी, क्योंकि हकीकत में जो पर्टिकुलर अनसीनेट वाला प्रोसेस चला भी गया तो हमें कुछ नुकसान तो ही ना कुछ खास हकीकत में। ये चीज़ ध्यान रखना, बायोडेट प्रॉपर इंटैक्ट रहनी चाहिए, वरना फिर पैथोलॉजी की और फंस जाती है ये चीज़। अब आते हैं ये फालतू के टॉपिक को उठाइए, अब मेन आते हैं हमारे इस तरीके से एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ में एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में जब भी पेंक्रियाटाइटिस की बात होती है सबसे पहला कॉज जो ध्यान आता है वो एल्कोहल याद आता है। मुझे तो पता नहीं ये याद आता है, तो एल्कोहल तो याद रखना ही है, लेकिन इसमें याद रखना इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज कहा जाता है इसके लिए वो याद आता है हमारा गॉल स्टोन। देखिए इसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस पे सीधे एल्कोहल जाएगा। इसमें है जो मोर कॉमन क्या आता है दो में से, तो गॉल स्टोन वगैरह ज़्यादा कॉमन है। बाकी की हम हकीकत में वो बात है, तो मैंने जब जनरल सर्जरी पढ़ाई थी मतलब ब्रेन ट्रॉमा में भी काफ़ी कॉमन था कि ना एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। उसके अलावा आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो भी इस तरीके से कर देते हो, लेकिन में ERCP के तरीके इन्वेस्टिगेशन में भी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया भी कर सकता है। उसके अलावा हाइपर पैराथायराइडिज्म भी कर सकता है। ये हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से क्या हुआ, हाइपर कैल्शियम हुआ, वो भी एक तरीके से पैथोलॉजी से रिलेटेड मतलब कोजेज में ये। उसके अलावा हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, याद रख सकते हैं सारे कोजेज वगैरह हो सकते हैं। 4 नंबर पूछे तो आपको सारे लग के आने पड़ेंगे, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो उसमें वायरल इन्फेक्शन में क्या क्या कोज हो सकता है, हमारे साइटोमेगालो वायरस कॉज हो सकता है, कॉक्साकी वायरस कॉज हो सकता है। उसके अलावा मम्प वायरस होता है वो भी एक तरीके से कॉज हो सकता है, CAME से याद रख सकते हैं। कॉक्साकी वायरस, साइटोमेगालो वायरस, M से मम्प वायरस, E से ईस्टर्न इको वायरस होता है कॉज ये। ड्रग्स के नाम पे एक तरीके से काफ़ी सारी ड्रग्स है हमारी, 6 मर्गाटोक्विन, एजाथियोप्राइन, डॉक्स क्या कहते हैं सिस्टाराबीन हुई, हमारी टेट्रासाइक्लिन हुई, जैसे इस तरीके से पेंटामाइड हुई, ये ईस्ट्रोजन है जैसे हमारी इस तरीके से ट्राइमिथोमिल सल्फामेथासोन जो आती है इस तरीके से, वो भी इस तरीके से पेंक्रियाटाइटिस करती है। वेलपुरेट अकीद में जाना माना नाम होता है पर्टिकुलर खासकर, और फिरोसेमाइड होती है ये, और मेट्रोनिडाजोल। तो ये पेंक्रियाटाइटिस वाली ड्रग याद रखना, फेमस ड्रग याद रखना, जैसे मेट्रोनिडाजोल हुई, वेलप्रोएट, फिरोसिनामाइड हुई। उसके अलावा ट्राइमिथोपिन सल्फामेथासोन, ये तो कॉम्बिनेशन होता है, ये याद रखना। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन याद रख सकते हैं, और 6 मर्गाटोक्विन एजाथियोप्राइन भी याद रखना चाहिए। ये कॉज होते हैं, कम से कम 6-7 ड्रग लिख के आ जाना, कम से कम जितनी याद हो उतनी ठीक है, क्योंकि एक बार में तो याद होती नहीं है सारी चीज़ें ये। इसके बाद आते हैं पैथो, इसके अलावा आते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है इसमें चेंज। इसमें क्या जो होता है इस तरीके से वो इन एक्टिवेशन होता है, इस तरीके से एबनॉर्मल इंट्रापेंक्रियाटिक एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। इसके कारण क्या होता है इस तरीके से लाइपेज निकलता है, और लाइपेज का क्या काम होता है, फैट को डाइजेशन करना। फैट आसपास क्या होगा, इस तरीके ग्रेटोमेंटम का फैट होगा, फैट को डाइजेशन कर देता है। तो फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैं बताया हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया एक तरीके से पैथोलॉजी से भी जुड़ा होता है। ये उल्टा भी कर सकते हैं, ये कॉज भी कर सकते हैं। तो कितना कहते हैं हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कर दिया, जिसके कारण क्या होगा एक तरीके से कैल्शियम से कंबाइंड कर जाता है ये हकीकत में, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, इसलिए चाल्की वाइट डिपोजिशन या सफोनिफिकेशन वाली प्रोसेस जो होती है हकीकत में वो होती है कि मैं कैल्शियम से कंबाइंड करके, और इसके कारण क्या ओवरऑल लास्ट में क्या होता है हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैल्शियम की मैनिफेस्टेशन आगे टिटेनी लाइक मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। ये
इसमें क्या है चीज़ आपको कॉमन कहाँ पर मैनिफेस्टेशन के नाम पे क्या याद रखना है, वो याद रखना है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। यदि आप मेडिसिन के एक्सपर्ट से जानना चाह रहे हैं इसको, तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन का मेन बेनिफिट है, मतलब इस तरीके से बेनिफिट का मतलब जो मेन दिक्कत है इसमें मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, तो उसके लिए तरीके से मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन कहाँ देखने को मिलता है, शॉक में देखने को मिलता है। तो शॉक की तरह इसको ट्रीट किया जाता है ये। हाँ, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी पैथोलॉजी हो सकते हैं, जरूरी थी ना इन्फेक्शन ही है पर्टिकुलर, और दिक्कत ये पूरी तरीके से ऑर्गन लेवल पे देता है हर जगह, पूरे तरीके से पूरे शरीर के लेवल पे। ऐसा नहीं कोरोनिक पैंक्रियाटाइटिस में कि वहीं की वहीं दिक्कत हो, पूरे शरीर के लेवल पे दिक्कत है। और यदि आप 2 वीक्स के आफ्टर बात करें तो सेप्सिस ही कर देता है प्रॉपर। तो ये तरीके से शॉक मान के ट्रीट कर दिया। यदि 1-2 वीक्स के अंदर अंदर है तो डेथ का कॉज क्या माना था, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। और उसके बाद क्या होता है वो कहते हैं इस तरीके से सेप्सिस पड़ते हैं। तो यदि हमने ARDS का यदि मैंने लेक्चर ले लिया है, हमें याद नहीं कि लिया नहीं लिया, तो ARDS में हमने बहुत चीज़ पढ़ी थी, तो में एक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का भी कॉज पढ़ा था। तो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है मतलब कि जैसे क्या हुआ, ARDS होता है वो मोस्ट प्रोमिनेंट, आप इसे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में याद करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा याद रखना है आपको, हकीकत में फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद रखना है आपको इस तरीके से ARDS, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ये तो बात है पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड। अब हकीकत में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसमें क्लिनिकल फीचर के नाम पे, तो ये लोकल की फीचर है। तो हकीकत में ये पैंक्रियाटाइटिस कर रहा है तो इस तरीके पेन तो हो गई। तो इस तरीके से पेन होता है एपिगैस्ट्रियम में, जो कि रेडिएट करता है इसको बैक को रेडिएट करता है, लेफ्ट साइड में याद रखना, लेफ्ट हैंड की बैक को रेडिएट करेगा। और जो कि हकीकत में रिलीफिंग फैक्टर रहते हैं उसके, जैसे आप हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर रिलीफिंग और पॉजिटिव फैक्टर लिखेंगे, और उसमें रिलीफ करेगा किसमें, बेंडिंग फॉरवर्ड पे सिटिंग के नाम पे। ये देखिए में ये इस तरीके से सिस्टम रहता है। और क्या चीज़ देखने में थे, पैरालाइटिक इटलियस है, हकीकत में वो कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ये हकीकत में ज़्यादातर उसने एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करके थोड़ा सा खुल पाल के, तो एक अलग बात है, हमको देखने को मिल सकता है, वरना होने को ये स्पेसिफिसिटी को नहीं दर्शाता है। लेकिन आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जॉब पर यूजुअली मिल जाता है हकीकत में, जिसमें आते हैं हमारे नोजिया वॉमिटिंग तरीके से, एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस इस तरीके से क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, फिर नोजिया लगी, वॉमिटिंग मिल रही है, तरीके ऊपर जा रही है, और डिस्टेंशन मिल रहा है, वो इस तरीके से फूला जा रहा है इस तरीके से ये। हाँ, इसमें हम क्या बात करते हैं तरीके से, इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे इंस्पेक्शन किया आपने, इंस्पेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा इस तरीके से, तो इंस्पेक्शन में आपको क्या होता है, कोलेंसाइन देखने को मिलता है। कोलेंसाइन क्या होता है, इकोइमोसिस होता है इसमें किसके अम्लाइकस के आसपास। और ग्रेट ट्यूमर टर्नर साइन क्या होता है, इकोइमोसिस, तीनों में इकोइमोसिस है, ग्रेट टर्नर साइन, फॉक्साइन। फॉक्साइन में क्या होता है, तो वो एक में इंग्वाइनल रीजन पे आता है, और हेमा से ग्रे टर्नर में फ्लैंक वाले रीजन में, और कुलेंसाइन होता है वो जाता है हमारा हकीकत में अम्लाइकस में। फिर दोबारा रिपीट कीजिए, कुलेंसाइन जाता है जो अम्लाइकस है उसके आसपास क्या होता है, इकाइमोसिस जो है हकीकत में ग्रे टर्नर साइन में फ्लैंक पे होता है, और इस तरीके फॉक्साइन जो होता है उसमें इस तरीके से इग्वाइनल रीजन पे इकाइमोसिस देखने को मिलता है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहती है हमारी CECT। तो इसमें याद रखना CECT रहती है। कब बेस्ट टाइम रहेगा, इसे 72 आवर्स के अंदर अंदर किसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये चीज़ याद रखना, क्लिनिकल फाइंडिंग को भी महत्व दिया जाता है, डायग्नोसिस बनाया था क्लिनिकल और लेबोरेटरी फाइंडिंग दोनों को किया था। लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या कहेंगे, लेबोरेटरी फाइंडिंग में आ सकते हैं हमारे सीरम एमाइलेज जो लाइपेज बढ़े हुए हैं। एमाइलेज याद रखना वो थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक भी नहीं होता, सेंसिटिविटी भी कम रहती है ये। लेकिन जो दूसरा होता है लाइपेज, वो भले ही लेट में आता हो बढ़ता हुआ, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एमाइलेज दूसरे कारण से भी बढ़ता है, लेकिन लाइपेज है वो पैंक्रियाटिक इसमें ही बढ़ेगा ये। अब आते हैं इस तरीके से मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट के नाम पे क्या करेंगे इस तरीके से, मैनेजमेंट के नाम पे बताइए, तो मैं शॉक के नाम पे तेरा ट्रीटमेंट करते हैं, तो फ्लूइड रिससिटेशन किया जाता है। फ्लूइड रिससिटेशन क्या होता है, रिंगल लेटर इस तरीके से फ्लूइड दिया जाता है। और उसके अलावा ऑक्सीजन तो देंगे, क्योंकि ARDS से जुड़ा रहता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए चांस रहते हैं, इसलिए ARDS के लिए हम O2 देते हैं। उसके अलावा पेन हो रहा है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक देंगे, जैसे ओपियोइड हुआ हमारा, ओपियोइड तो जैसे काफ़ी ऊपर चला जाता है ना, NSAID है, ओपियोइड दे सकते हैं। उसके अलावा एंटेरियल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, फटाफट से न्यूट्रिशन पर ही एंटेरियल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। यदि उसको शॉक हो गया है तो हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पर जा सकते हैं, वरना हमको एंटेरियल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ये। अब आते हैं तरीके से जो मेन चीज़ें होती हैं इसकी, जो हकीकत में तो हमने शॉक की तरह ट्रीट कर दिया इसको। जो मेन आपसे पूछा असेसमेंट और सीवियरिटी, तो सीवियरिटी का असेसमेंट में आता है काफ़ी सारे सोर्स, तो वही आ जाएंगे हकीकत में जो हमने पढ़े थे, क्या कहते हैं हकीकत में जो है, जो सारे हकीकत में शॉक के नाम पे पढ़ते हैं ना, क्यूज ऑफ हो SIR स्कोर, वही आ जाते हैं। जैसे
हम बात करें तो BI बिशप स्कोर बात करते हैं। बिशप स्कोर क्या होता है, तो ये हेयर में सीवियरिटी को दर्शाता है। बिशप स्कोर में क्या होता है, SIRS जरूर पढ़ा होगा आपने, उसमें होते दो चीज़ें होती है, तो BUN हुआ था इम्पेयर मेंटल स्टेट, दो चीज़ें होती है। उसके अलावा SIRS होता है। SIRS में क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये तो टेम्परेचर रहता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसे चाहे तो शॉक के टाइम पे। शॉक का लेक्चर लिया था कि मैंने, शॉक का लेक्चर नहीं लिया था, उसको लेंगे ये ना। तो शॉक के लेक्चर यदि आपने पढ़ लिया होगा अभी तक तो शायद, तो शॉक में क्या आता है कि रियल में टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर में 36 से कम 38 से ज़्यादा बढ़ा था। जैसे WC में बताया था हमने 12,000 से ज़्यादा, 4,000 से कम। और हार्ट बीट में हमने ये बोला था 90 से ज़्यादा, और रेस्पिरेटरी रेट में 20 से ज़्यादा। इसमें हमने बात की थी 2 पैरामीटर होने चाहिए तभी उनसे SIRS पॉजिटिव थी। तो SIRS स्कोर था। उसके अलावा BUN लेवल याद रखना 25 से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके अलावा अल्टरनेट है, तो ये बिशप स्कोर हो गया ये। उसके अलावा क्यूसोफा स्कोर है। क्यूसोफा स्कोर में बताया था मैंने, रेस्पिरेटरी लेंगे, उसके अलावा BP लेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर के लिए, और उसके अलावा अल्टरनेटल स्टेटस। BP कितना हो जाती है 60, जितना जो है हमारा हेयर में 100 से कम होना चाहिए। उसमें जैसे पहले में हार्ट रेट आती है 90 से ऊपर, इसमें एक तरीके से 100 से कम BP आ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट पहले में कितनी रहती है मेरे 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें 22 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसके लिए हमेशा जैसे रेस्पिरेटरी नेम डालते हैं जब भी सिस्टम आता है। ये तो ये क्यूसोफा के 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। जब हमसे जो मेन पूछेगा वो पूछेगा हमारा रेंसन प्रोग्नोसिस स्कोर। रेंसन प्रोग्नोसिस स्कोर का क्या उपयोग होता है। रेंसन प्रोग्नोसिस स्कोर का जो उपयोग होता है, ये होता है नॉन गोल स्टोन इंड्यूस पैनक्रियाटिस, क्योंकि जो ज़्यादा पैनक्रियाटिस में आता है अक्यूट पैनक्रियाटिस वो गोल स्टोन होता है मोस्ट कॉमन गोल। लेकिन जो ये एक्सरसाइज स्पेसिफिक होता है रेंसन कि नॉन गोल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस, उसके लिए स्पेसिफिक फाइंडिंग कही जाती है। जिसमें एक तरीके से हमारे 2 कंपोनेंट आते हैं। एक तरीके से जो टाइम पे एडमिशन के जो एट एडमिशन टाइम जो होता है उसमें एक तरीके सिम्टम आ रहे हैं, और ये 48 आवर्स आफ्टर जो सिम्टम आ रहे हैं। तो एक तरीके से टाइम पे एडमिशन में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज 55 ईयर से ज़्यादा है। उसके अलावा WBC काउंट है वो एक तरीके से, WBC काउंट कितनी है हमारी, एक तरीके से वो 16,000 से ज़्यादा है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर है वो भी ज़्यादा है, कितनी से ज़्यादा है 200 से ज़्यादा है। यहीं डायबिटीज़ भी है। LDH के लिखा जाता है, LDH ज़्यादा है हमारा 350 से ज़्यादा। ये ज़्यादातर में कुछ में याद रखना 70 से ज़्यादा हो सकता है, 350 तो 7 के में मल्टीपल में याद है। AST लेवल ज़्यादा होता है और 250 से ज़्यादा हो जाता है। ये याद रख सकते हैं। मेरे पास तो कंपोनेंट याद रखने का प्रयास कीजिए, फिर उसकी वैल्यू याद रखने का प्रयास कीजिए। WBC उसके में याद करते हैं 12,000 और 4,000 की याद रखते हैं, इसमें 16,000 की ज़्यादा रहती है। तो ये क्या क्या होता है, एज क्राइटेरिया होता है। यदि एट का टाइम देखें WBC का क्राइटेरिया जाता है, रैंडम ब्लड शुगर का क्राइटेरिया जाता है, और उसके अलावा क्या होता है LDH का क्राइटेरिया जाता है, और क्या जाता है हमारे AST का क्राइटेरिया जाता है। ये 4 क्राइटेरिया जाता है। फिर दोबारा रिपीट करिए, क्या कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर का जाता है, AST का क्राइटेरिया, LDH का क्राइटेरिया जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि इसमें रैंडम ब्लड शुगर, एज, AST, LDH, और लास्ट में आता है WBC का क्राइटेरिया। फिर आते हैं इस तरीके से आफ्टर 24 आवर्स। जो आफ्टर 24 आवर्स क्या हुआ, हीमोक्रेट का फॉल हुआ, तो डिक्रीज हीमोक्रेट कितना होता है इसमें, यदि 10 मोर देन 10 पॉइंट है। उसके अलावा BUN एवेल्यूएशन हो गया, BUN एलिवेशन कितना हो गया, इंक्रीज BUN वो कितना हो गया हमारा 5 के ज़्यादा है। उसके अलावा कैल्शियम घट रहा है इसमें, तो हम बात करें सीरम कैल्शियम में कितना से आगे नीचे 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 0 आ गया ये। उसके अलावा क्या है, बेस डेफिसिट कितना हो गया, बेस डेफिसिट एसिडोसिस हो रहा है, तो बेस डेफिसिट जो आता है वो है हमारा 4 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो गया। उसके अलावा इसमें ARDS काफ़ी कॉमन फाइंडिंग है, तो PO2 लेवल याद रखना पड़ेगा 60 mmHg से ज़्यादा हो गया ना। उसके अलावा क्या कहते हैं फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी पड़ी, फ्लूइड सिक्रेटेशन कितना हो गया 60 लीटर के ऊपर पहुंचा गया। तो ये तरीके से ये क्राइटेरिया रहते हैं हमारे पर्टिकुलर। तो उसमें एक तरीके से आप इंग्लिश वगैरह वाले से रिलेटेड याद रखना है, जैसे BUN लेवर हुआ जो ज़्यादातर की में शॉक से रिलेटेड रहता है। जैसे हीमोक्रेट होता है वो इसमें ब्लड लॉस हो रहा है, शॉक हुआ, एक तरीके से एसिडोसिस होता है इसमें ज़्यादा मेडिसिन, बेस डेफिसिट याद रख सकते हैं। उसके अलावा सीरम कैल्शियम घटता है ज़्यादातर कंडीशन में, सीरम कैल्शियम को याद रख सकते हैं। उसके अलावा आर्टियल PO2 को याद रख सकते हैं, वो जो रहता है, और फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन याद रख सकते हैं। देखिए हमें 3 यदि क्राइटेरिया से ऊपर है सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के नाम पर रख दिया जाता है उसको। उसके अलावा अपाचे स्कोर आता है, उसमें हम सारे स्कोर याद सकते हैं, BP, टेम्परेचर, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी जो भी वाइटल साइन हुए वो याद रख सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं जो बचे हुए जो होता है मेंटल स्कोर के लिए ग्लासगो कोमस के लिए यूज करता है वो हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं कि में सीरम क्रिएटिनिन लेवल हो गया कि में याद करने के लिए हमें हीमोक्रेट हो गया आपका, WBC काउंट हो गया ये। उसके अलावा कहते हैं ऑक्सीजनेशन वाली वैल्यू रहेगी थी, तो ऑक्सीजनेशन वाली याद रख लेना। और ये कहते हैं pH वगैरह याद रखते हैं एसिडोसिस के लिए, और पोटेशियम सोडियम याद रख सकते हैं ज़्यादातर। ये क्योंकि हम कैल्शियम नहीं लिख रहे इसमें, तो ये ज़्यादा पोटेशियम सोडियम लिख सकते हैं।
है। तो इस प्रकार हमारा हो गया इस तरीके से, जो भी हमारे स्कोर वगैरह थे मैंने बता दिए, बार बार याद रखने पड़ेंगे। कि कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन के नाम पे आते हैं हमारे एक तरीके से, क्या इस तरीके से, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन था फ्लूइड कलेक्शन। फ्लूइड कलेक्शन के नाम पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो अक्यूट लेवल पे फ्लूइड कलेक्शन हो गया, नहीं लेस देन 4 वीक्स में अंदर ही फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। ये जिसमें हकीकत में क्या होता है, फर्स्ट फ्लूइड एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है, कोई उसके आसपास बॉल नहीं होती, उसके अलावा एक तरीके से कुछ सिस्ट वगैरह नहीं बनी होती है। जिसमें क्या होता है हमारा एक्यूट पैंक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, जिसमें एक तरीके से आता है, जो कि हकीकत में ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। ये दूसरा जो आता है हमारा क्रॉनिक वाला, जिसमें 4 वीक्स के बाद ज़्यादा टाइम लग रहा है फ्लूइड कलेक्शन में, जिसमें क्या आता है हमारा बेस्ट एग्जाम्पल रहता है स्यूडोसिस्ट। ये स्यूडोसिस्ट, और उसके अलावा कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नेक्रोसिस। ये ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, इसके नाम पे तो इसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड भी अपने आप में कि SCQ आ जाता है, उसको याद रखना, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए याद रखना। पहले क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेशन फ्लूइड कलेक्शन बता दिया मैंने, एक्यूट वाला और क्रॉनिक वाला। एक्यूट में क्या था, इसमें जो है एक्यूट पैंक्रियाटिक फ्लूइड कनेक्शन, और क्रॉनिक में क्या आता है हमारा स्यूडोसिस्ट आ जाता है, उसके अलावा वर्ल्ड ऑफ नेक्रोसिस आ जाता है। इन दोनों के ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, ये पिगटेल कैथेटर से ड्रेनेज करेंगे। ये और क्या चीज़ होती है हमारी, एब्सेस फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है पस कलेक्शन होते हैं, इसमें तो फ्लूइड कलेक्शन और पस कलेक्शन अंतर है दोनों। इसमें पस कलेक्शन होती है, ट्रीटमेंट क्या है, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करेंगे USG गाइडेड। ये तो इसमें क्या कहता है USG गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पिरेशन, और एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी किसमें, ये चीज़ है। उसके अलावा कहते हैं पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, जिसमें ये तरीके से क्या होगा, नेक्रोसिस टिश्यू देखने को मिलेगा, और उसके अलावा पैनक्रियाटिक फैट देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये कौन सा इन्फेक्शन देखना होता है, इकोलाई याद रखना, इकोलाई तरीके से मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रहता है। ये इसमें क्या तरीके से क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, IV एंटीबायोटिक में इमीपेरम ब्यूनोपेनम दे सकते हैं। ये तो क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल डेब्राइडमेंट करते हैं, हकीकत में बता दिया था, ज़्यादा नेक्रोसिस होता है सर्जिकल डेब्राइडमेंट। ये चीज़ है। उसके अलावा क्या होता है, लास्ट में जो आती है हमारे कॉम्प्लिकेशन, वो कुछ जो कॉम्प्लिकेशन बचते हैं वो आते हैं हमारे प्लूरल एफिजन, और एक होता है हमारा एक कहता है स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस। ये याद रख सकते हैं, खाली बात नाम याद रखना। आता है पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट में। पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट में बताते हैं कॉम्प्लिकेशन रहता है इसका। इसमें क्या होता है, सिस्टिक लीजन बनता है, हकीकत में सिस्ट वगैरह बन जाती है, उसी क्या खास बात है, फॉल्स सिस्ट होती है, क्योंकि में एपिथेलियम जो उसमें अंदर क्या होता है, स्यूडो को कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम के द्वारा लाइन होती है वो ग्रेनुलोमा के ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा लाइन होती है। ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या माना था, जो मैं ज़्यादा तो पैनक्रियास से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं है, तो ज़्यादा में एल्कोहल आंसर करना पड़ेगा। इसमें जो मोस्ट कॉमन साइड याद रख सकते हैं, लेसर चेक होती है। स्यूडोसिस जो होती है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के में भी देखने को मिलती है, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में मिलती है। अंदर क्या रहता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में जो है वो एक तरीके से सिंगल लार्ज मिलती है, जो कि उसमें एक तरीके से सिंगल लेते और लार्ज मिलती है, और उसमें क्या होता है हकीकत में वो मल्टीपल मिलती है और स्मॉल देती है। ठीक है, तो एक तरीके से अंतर पाया जाता है। ये क्लिनिकल फीचर क्या क्या प्रेजेंट करेगा, इस तरीके से वो रहता है, इस तरीके से कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस के नाम पे क्या बताया था, एब्डोमिनल पेन कर सकता है, और नॉन विलेज वॉमिटिंग करता है, क्योंकि आसपास के एरिया को ऑब्स्ट्रक्शन कंप्रेस कर रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, हकीकत में CCT तरीके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये और हकीकत में इस तरीके से क्या कॉम्प्लिकेशन रहती है मेन चीज़ की, कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ये रहती है कि ये क्या, ये तो फट जाता है, हाँ, इसकी भी सेपरेट, इसकी भी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। इसका तो इन्फेक्शन हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा कहता है रप्चर होता है, ये अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा हेमरेजिक फ्लूइड का कनेक्शन है। मोस्ट कॉमन याद रखें तो इन्फेक्शन है 14% है, उसके बाद हेमरेज है। ये और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है अपने आप तरीके की इसकी। ये ट्रीटमेंट के नाम पर क्या करेंगे इसका, हकीकत में ट्रीटमेंट के नाम पे ये करेंगे कि में या तो ये सॉइल रिजॉल्व हो जाए हकीकत में, लेकिन यदि इसका ड्यूरेशन 6 वीक जो है, 6 नंबर याद रखना, यदि ड्यूरेशन 6 वीक से ऊपर चला गया, उसके अलावा जिसकी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया साइज इसका, तब हम सर्जरी पे जाएंगे। तो उसमें क्या सर्जरी के नाम पे क्या करता है, सिस्टोगैस्ट्रोटमी करता है, सिस्टोजेजुनोस्टमी। अंतर क्या होता है, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी होती है उसमें क्या होता है कि सीधे सिस्ट को खींचा जाता है, जो हकीकत में जो पेट जो होता है हमारा स्टमक, उससे जोड़ दिया जाता है। ये नुकसान क्या रहता है कि हमने जो कि सिस्ट का ड्रेनेज होता है वो एंटी केविटी होता है, तो स्टमक ऊपर पड़ जाता है ना, तो इसलिए उल्टा चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि सिस्ट तो जाए नहीं, लेकिन जो खाना पीना वाला कंटेंट है वो नीचे आ जाए, उसके अंदर सिस्ट के अंदर जमा होता है, इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें क्या होता है, सिस्टोजेजुनोस्टमी में क्या करते हैं हकीकत में, एक तो जो सिस्ट पहले तो जेजुनम को काटते हैं प्रॉपर,
काट दिया, तो उसका जज ने वो काट के जो उसका क्या करा, एक हिस्सा तो सिस्टर था जोड़ दिया, उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा था वो हकीकत में जो दूसरे नीचे वाले डिस्टिल एंड था जेजुना के उससे जोड़ दिया। ये जैसे बीच से काटा तो एक हिस्सा बना ऐसे पाइप का, उसको वहाँ पे लगा दिया, और जो नीचे था उसके तरीके से तो छेद बना के दूसरी साइड से पाइप लगा दिया, जैसे खाना वगैरह भी बना रहा और वो सिस्टर का एक तरीके से ड्रेनेज भी हो गया। ये तो एक तरीके से रिम लगाया था, ये हकीकत में क्या था, रॉक्स एन वाई या एक तरीके से लिम्ब कहा जाता है। इसमें एक तरीके से क्या फ़ायदा, कोई इन्फेक्शन वगैरह की संभावना नहीं रहती क्योंकि वो विद द ग्रेविटी उसका ड्रेनेज हो रहा है। अब लास्ट टॉपिक पे पहुँच रहे हैं हम हकीकत में इस लेक्चर के हिसाब से, तो वो रहेगा हमारा क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में क्या रहता है, इसमें इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस होता है हकीकत में। उसमें क्या होता है, एक तरीके से लीकेज हो रहा था लाइपेज का, ये है इसमें सारी चीज़ एग्जाम में कमी हो गई, जैसे कि फाइब्रोसिस हो गया। पेंक्रियाटाइटिस का एक तरीके से हमारे जो भी एंजाइम वगैरह थे वो सारे के सारे एक तरीके से कम हो गए। क्या क्या मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं, एक तरीके से पूछता है। मैं पहले बात तो कॉज बात करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज में बताते हैं एक एल्कोहलिक रहता है। उसके अलावा और जो कॉज कहे जाते हैं वो तरीके से टॉक्सिक होते हैं, जैसे ट्रैगो क्लासिफिकेशन होता है। इस तरीके से टॉक्सिक के नाम पे क्या हुआ हमारा, इस तरीके से अल्कोहल बात कर ली। उसके अलावा क्या कहते हैं, इडियोपैथी होता है, जेनेटिक्स कॉज हो सकता है, ऑटोइम्यून कॉज हो सकता है ये में। और उसके अलावा क्या कहते हैं, इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब गोल्ड स्टोन वगैरह होते हैं, ये भी तरीके से मतलब इस तरीके से सीवी स्टोन वगैरह ये भी पेंक्रियाटाइटिस कर सकते हैं ये। और क्या होता है हकीकत में जो है, इसके लिए जब कॉज आगे क्लिनिकल फीचर पे आता है, क्लिनिकल फीचर में क्या क्या देखने को मिलेगा, सारे एंजाइम को कमी होगी। यानी कि इस तरीके से एंजाइम के नाम पे क्या क्या करते हैं, इस तरीके से जो पाचन करने के लिए करते हैं, जैसे लाइपेज होता है वो फैट का पाचन करता है, तो फैट का पाचन होगा नहीं, तो ये फैट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इस तरीके से फीकल मटेरियल में, क्या होता है स्टेटोडायरिया बन जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होता है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, माल एब्जॉर्प्शन, इंडाइजेशन, ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि मिक्स ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन के साथ एंडोक्राइन में काम होता है। एंडोक्राइन में क्या कहते हैं, इंसुलिन का सिक्रेट होता है, ग्लूकागोन का सिक्रेट होती है। मेन जो काम होता है जैसे इंसुलिन का सिक्रेट करना माना जाता है, तो इंसुलिन यदि सिक्रेट नहीं होगा तो क्या बनेगा, डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपर शुगर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या कहता है, कैल्सिफिकेशन जैसे रहता है, और कैल्सिफिकेशन के काम पे क्या बढ़ता है, हमको स्टोन देखने को मिलता है। और स्टोन क्या करते हैं, ये करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन होते हैं, वो क्या करते हैं पेन करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो मैनिफेस्टेशन आता है, जैसे अपचन हो रही है, शुगर बढ़ा हुआ है और पेन के, ये तीन जो मैनिफेस्टेशन होते हैं जिसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, वही एक तरीके से संग लेके आता है। ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया जाता है वो कहा जाता है हमारा पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन, स्टेटोडायरिया, डायबिटीज मेलाइटस, बाकी किसी में स्टोन और पेन को भी जोड़ सकते हैं इसके नाम पे। ये डायग्नोसिस किसके द्वारा बनी, इन्वेस्टिगेशन जो रहती है याद रखना, फिर दोबारा MRCP रहती है और गोल्ड स्टैंडर्ड जाती है फिर ERCP है। इसमें किस तरीके से ERCP क्या फाइंडिंग मिलेगी, तो ERCP में होता है बहुत ज़्यादा स्टोन देखने को मिल रहे हैं और कैल्सिफिकेशन देखना होता है, तो स्टिंग ऑफ पल्स और चेन ऑफ लेक्स या बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। यही में जिसमें ये स्टिंक्चर डायलेशन एक तरीके से पेंक्रियाटिक देखने मिलेगा, पेनक्रियाटिक स्टोन होता है ये में काफ़ी सारे। इसमें कहा था रोसमेट क्राइटेरिया होता है जो कि एक तरीके से डायग्नोसिस बनाने में काम आता है, इसमें क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ये चीज़ कुछ नहीं पूछ रहा। ये मैनेजमेंट पे आता है, तो मैनेजमेंट के लिए हम एंटी रिकॉर्डेड टेबलेट देते हैं, एक तरीके से जो एंटी एक्सोक्राइन डिसफंक्शन होगा उसके लिए हम क्या देते हैं, IV इंसुलिन दे सकते हैं, जो नॉर्मल देते हैं डायबिटीज़ में रजिस्ट्रेशन काफ़ी में इंसुलिन बनता भी है ना, इंसुलिन देते हैं। पेन के लिए माना जाता है, पेन के लिए सबसे पहले याद है हम एनाल्जेसिक देखेंगे तो NSAID यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऐसे मेथिमाजोल याद रख लेना, ये ड्रग्स के नाम पे याद रखें तो NSAID यूज करते हैं। उसके अलावा ओपियोइड है, बुप्रेनोफ्रिन रखते हैं, ये दोनों में याद है ना, NSAID और होता है। उसके अलावा यदि वो चीज़ से भी काम नहीं चल रहा है तो क्या कहते हैं, तरीके से स्टोन रिमूवल करते हैं ERCP के द्वारा। लेकिन ये तभी तक किया जा सकता है 6 mm से कम हो, यदि 6 mm से ज़्यादा है तो स्टोन रिमूव नहीं कराया सकता। यदि 6 mm से ज़्यादा हो गया तो इस तरीके में हमको क्या करना है, एक ऑप्शन है सीलियरिक गैंग्लियोनिक ब्लॉक। ये सीलियरिक गैंग्लियोनिक बॉक्स, सीलियक गैंग्लियन, सीलियरी नहीं हो, सीलियक गैंग्लियन होता है, सीलियक गैंग्लियन ब्लॉक कर दिया। सीलियक गैंग्लियन ब्लॉक से भी काम नहीं चल रहा तो फिर हम आते सर्जरी में। सर्जरी के नाम पे हमारे दो प्रकार की सर्जरी होती है, हमारे होते हैं ड्रेनेज के नाम पे, यानी कि एक तरीके से स्टोन को ड्रेनेज करा लें। एक जो होती है वो होती है हमारा बर्जर प्रोसीजर, जो हमें रिसक्सिटेशन होता है, एक तो जगह से हटा के दूसरी जगह लगाने वाला प्रोसीजर होता है। ड्रेनेज प्रोसीजर के नाम पे क्या करेंगे, तो हम लंबा डिसीजन देंगे, इस तरीके से वहाँ पे एक तरीके से पूरी लाइन में हमको स्टोन है, उससे हमने किसको जोड़ दिया सीधे इस तरीके से जो जेजुनम को जोड़ दिया। तो उसमें क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं पेरिंकियाड लॉन्गिट्यूडनल पेरिंकियाटिक जोजिनस में, जैसे पुस्काओ पेस्ट, क्या ये पुस्टाउ प्रोसीजर कहते हैं। पुस्टाउ प्रोसीजर होता है हिजर में ये। उसके अलावा आता है बर्जर प्रोसीजर। बर्जर प्रोसीजर में क्या किया हमने, बर्जर प्रोसीजर में कुछ नहीं किया हमने, ये तरीके से डुओडेनम को प्रिजर्व किया हिजर में, जिसमें क्या कहते हैं हकीकत में हमने क्या कहते हैं हेड को काट दिया। हकीकत में हेड को काटने के बाद क्या करा हमने,
डोडिनम तो लगा हुआ था, उसके अलावा जेजुनम को काट के सीधे जोड़ दिया, जेजुनम वाला हिस्सा था उसको जोड़ दिया हमने सीधे, किससे, हेड और टेल वाले हिस्से थे। देखिए जो जेजुनम का नीचे का हिस्सा था, यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने अलग से अनास्टोम से बना के वो जोड़ दिया हमने, क्या कहते हैं, एक तरीके से जेजुडिनम जोड़ दिया। ये हकीकत में ये रहते हैं हमारे बर्जर प्रोसीजर। इन दोनों प्रोसीजर को मिला के जो काम चलता है हकीकत में, वो हमारा कहता है फ्रेश प्रोसीजर कहा जाता है। ये तो इस प्रकार हमारा क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस भी खत्म हो गया। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेन जो आपको टॉपिक याद रखना है इस तरीके से, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस याद रखना, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस छोटे क्वेश्चन याद रखना, पैंक्रियाटाइटिस के बारे में तो कोई नहीं पूछता, सीरोसिस्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है इनको। ये तो हकीकत में हमारे अब लगातार लेक्चर आते रहेंगे सिस्टमिक सर्जरी के।